हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सोलमेट्स एट द ब्यूरर माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी क्लाउड रिसोर्सेज से लैन चिरेन और लैन सिचेन दोनों से ही विदा लेके अब जंग सेक्ट की तरफ निकल चुके थे। जंग सेक्ट पहुंचने के लिए उन्हें ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आधे में से उनको नदी मिल चुकी थी जहाँ पे से उन्हें बोट की हेल्प मिल सकती थी दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी कि जंग सेक्ट जाने के लिए वो नाव का यूज़ कर सकते थे। और उन्होंने अपने लिए एक नाव को बुक किया और उसके बाद वो आराम से नाव में बैठ के जंग सेक्ट की तरफ निकल गए। जंग सेक्ट में पहुँचने के बाद लगभग 2-3 घंटे में वो जंग सेक्ट पहुँच चुके थे, यानी कि ऑलमोस्ट उन्होंने 4 से 5 घंटा ट्रेवल करने के बाद वो लोग जंग सेक्ट पहुंच चुके थे। जैन चेंग को नहीं पता था कि विंग और वांग जी यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी जैन चेंग को इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो लोग वहाँ पे आने वाले हैं, और ना ही जैन चेंग को इसका कोई भी आइडिया था कि वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से यही चल रहा था। ना ही विंग ने जैन चेंग से बात करने की कोई कोशिश की थी और ना ही जैन चेंग ने कोई कोशिश की थी विंग से बात करने की। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में एटलीस्ट इतना तो हो पा रहा था कि वो महीने में एक बार विंग को देख पा रहे थे, और कहीं ना कहीं जैन चेंग को इस बात से रिलीफ भी फील होता था कि ठीक है, एटलीस्ट एक महीने में ही सही वो अपने भाई से मिल पाता है। और विंग को भी इस बात से काफ़ी राहत महसूस होती थी कि हाँ चलो ठीक है, जिलिंग के ही थ्रू सही, लेकिन वो सभी भाई बहन मिल तो जाते हैं, भले ही बात करे ना करे एक दूसरे को देख तो लेते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन अलग थी, अभी सब कुछ ठीक करने का वक्त आ चुका था। तो विंग ने डिसाइड किए हुए, जैसे उसने डिसाइड किया था वैसे ही वो जैन सेक्ट में भी पहुंच चुका था। लेकिन पिछले 10 सालों से उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, तो वो नहीं जानता था कि वो उसे कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे उसको मैसेजेस भेजने हैं, या कैसे किसी के थ्रू उसको कोई संदेश देना है कि वो लोग वहाँ पे आने वाले हैं। इसलिए उसने बिना किसी संदेश के ही वहाँ पे जाना सही समझा। दूसरी तरफ जैन चेंग था, जो इस सभी बातों से अभी अनअवेयर था कि यहाँ पे कोई आने वाला भी है, इसलिए वो अपने ही सेक्ट के कामों में बिजी था। और बीच बीच में वो अपने स्टूडेंट को जाके चेक भी कर रहा था कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। और इस वक्त वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ही पूरे ग्राउंड में था, यानी कि पूरे ग्राउंड में स्टूडेंट थे और वो आगे से उन्हें मार्शल आर्ट सिखा रहा था। और कहीं ना कहीं एज ए स्ट्रिक्ट टीचर की तरह वो उनको ट्रीट कर रहा था, मतलब वो अपने स्टूडेंट्स पे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखा रहा था, वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रीट कर रहा था, बहुत स्ट्रिक्टली उन्हें सिखा भी रहा था। इन 10 सालों में भले ही बहुत कुछ बदल चुका हो, सारे के सारे सेक्ट बदल चुके हों, उनका हुलिया बदल चुका हो, लेकिन नहीं बदला था तो होता है जैन चेंग, जो आज भी बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लोगों पे इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं करता था और ना ही किसी को इतनी इजीली माफ़ करता था। विंग और वांग जी पूरी तरीके से वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन किसी ने भी अभी तक जैन चेंग को इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि जो लोग विंग को मिलते जा रहे थे वो उनसे यही बोलते जा रहा था कि कोई भी जैन चेंग को इन्फॉर्म ना करे। और इसीलिए हर कोई उसकी बात भी मान रहा था, क्योंकि विंग को सभी वहाँ पे पहले से ही पहचानते थे और उसकी बातों को अच्छे से मानते भी थे। कुछ लोग थे जो नहीं जानते थे, तो उनके एल्डर्स उन्हें समझा दिया कर रहे थे। विंग और वांग जी कम्प्लीटली इस वक्त उसी जगह पे थे जहाँ पे जैन चेंग सभी स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखा रहा था, और इसी बीच उसको पता नहीं चला कि कब एक और तलवार आके उससे लड़ने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था ये देख के कि अचानक किसकी तलवार आ गई और मुझसे लड़ने लगी, क्योंकि उसने अभी तक उस साइड को ही ध्यान दिया था जिस साइड उसके स्टूडेंट थे, और ये वार जो हुआ था वो उसके ऑलमोस्ट राइट साइड से हुआ था। वो वार इतना बड़ा तो था ही कि जैन चेंग सडनली अपने आप को संभाल तो नहीं पाता, क्योंकि एक सडन अटैक से उसको डिसबैलेंस तो होना ही था। भले ही वो ज़मीन पे नहीं गिरा था, लेकिन हाँ उसकी जो उसकी तलवार थी ना, उस पर ग्रिप थोड़ी सी ढीली हो चुकी थी, और वो खुद को संभाल के दोबारा से उस साइड को देखता ही इससे पहले ही एक और वार उस पर हो चुका था, और वो खुद को डिफेंस करने के लिए उस वार को ब्लॉक किया जा रहा था। लगभग 2 से 3 बार उसके अटैक होने के बाद भी उसने अभी तक उस डायरेक्शन में नहीं देख पाया था जिस डायरेक्शन उस पे वार हो रहे थे, क्योंकि वो बार बार बस अपने आप को ही डिफेंस करने में लगा हुआ था। जैन चेंग अब बहुत बुरी तरीके से इरिटेटेड हो चुका था, क्योंकि वो सामने जो इंसान उस पर अटैक कर रहा है उसे वो देख ही नहीं पा रहा था, वो देखने उसको दे ही नहीं रहा था कि वो कौन है। और
वो कोशिश भी कर रहा था, तो उससे पहले ही उसके सामने एक और वार आ रहा था और खुद को डिफेंस करने के लिए उसे उस पे से ध्यान हटा के उस अटैक्स पे ध्यान देना पड़ रहा था। फाइनली उसने बहुत तेजी के साथ अपनी तलवार को म्यान किया और अपनी जीडियन का यूज करने ही वाला था कि तभी विंग चिल्लाते हुए बोला, नहीं प्लीज उसको यूज मत करना। जैन चैंग इस वक्त ठीक अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा था, यानी कि विंग को देखने के लिए उसको 180 डिग्री तो टर्न होना ही पड़ता। लेकिन वो विंग की आवाज़ समझ चुका था और वो ये भी समझ चुका था कि ये इंसान मतलब अभी भी बिल्कुल वैसा ही है और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो क्यों ना मैं भी यही सब करूं। उसने विंग की आवाज़ को पहचानने के बावजूद भी अपनी जीडियन का यूज़ किया और पूरी ताकत लगा के जीडियन का वार विंग के सर के ऊपर से निकालते हुए वापस से जीडियन को खुद की तरफ खींच लिया। जैसे ही विंग ने देखा कि उसकी तरफ जीडियन बढ़ रही है तो उसके तो मतलब चीख, इतनी ज़बरदस्त चीख उसके मुंह से निकली थी ना, क्योंकि उसने जीडियन से न जाने कितने कितने अटैक सहे थे जब इस जीडियन को मैडम यू यूज़ किया करती थी। मैडम यू के थ्रू तो विंग ने बहुत बार मतलब न जाने कितने बार उसने मतलब चाबुक को अपने आप पे पड़ते हुए देखा था, अपने आप को चाबुक की मार से बिना बचाए बस उसको सहन किया था। इस वक्त भी विंग ने जैसे ही जीडियन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो चिल्लाते हुए नीचे बैठ गया। अपने आप को पूरी तरीके से उसने मतलब अपने सर से पैर तक एक बॉल की तरह वो वहाँ पे बैठ गया। और जैसे ही विंग को इस पोजीशन में जैन चैंग ने देखा ना, तो उसकी हंसी तो बाय गॉड रुक ही नहीं रही थी। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते ही वो बोलना स्टार्ट करता है, क्या बात है, येलिंग पैट्रियार्क मेरे सामने बैठा हुआ है, क्या तुम्हें सच में जीडियन से इतना डर लगता है? जैन चैंग के इस क्वेश्चन के बाद विंग ने रियलाइज़ किया कि वो ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो भी बिल्कुल एकदम बॉल की तरह। पूरे मतलब उसने हाथ और अपना फेस अपने नीज के अंदर छिपा के रखा हुआ था, अपने हाथ से अपने नीज को हक किया हुआ था। लेकिन इसी के साथ उसने एक और चीज़ रियलाइज़ की। उसने जैन चैंग की पहली बार इतने ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनी थी। इससे पहले भी जब वो साथ में रहते थे तब भी उसने कभी जैन चैंग को इतना खुल के हंसते हुए नहीं देखा था। उसने हमेशा जैन चैंग के फेस पे एक इरिटेशन देखी थी, एक गुस्सा देखा था। अगर वो अपनी मतलब हैप्पीनेस कभी एक्सप्रेस करना भी चाहे ना, तो भी इतनी प्यारी सी स्माइल उसके फेस पे नहीं आती थी। नॉर्मल सी मतलब उस वक्त उसका फेस कोल्ड नहीं रहता था, इरिटेशन नहीं रहती थी, लेकिन हाँ उसके फेस पे कोई बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो नहीं रहता था। लेकिन आज जो जैन चैंग उसके सामने दिख रहा था ना, वो बहुत अलग था। और इस सब को देखने के बाद कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा बहुत खुशी तो महसूस हो रही थी। जिस ऑकवर्डनेस के साथ वो यहाँ पे आया था कि उसको जैन चैंग से कैसे बात करनी होगी, क्या उसको मतलब उससे बात कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि 10 साल का गैप बहुत ज़्यादा होता है। 10 साल तक तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो, और वो भी ऐसे नहीं कि तुम उससे मिले नहीं हो या तुम्हारे बात करने में तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट नहीं था। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कांटेक्ट था, लेकिन तुम लोगों के बीच में सिचुएशन ऑकवर्ड हो चुकी थी। और इस वक्त विंग को भी रियलाइज़ हो रहा था कि क्या वो वहाँ पे जाके उससे बात कर पाएगा अच्छे से। यही सब सोचते हुए वो लोटस को आ तो गया था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि वो जैन चैंग से कैसे बात करेगा। विंग की इन हरकतों को देखने के बाद जैन चैंग को हंसी तो बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, लेकिन हंसी को कंट्रोल करते हुए उसने एक चीज़ तो नोटिस की कि विंग और लान वांगजी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी ने उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और यहाँ पे बिना मैसेज के वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बातें उसके मन में चल रही थी। तो तभी ये क्वेश्चन उसने पूछ भी लिया, बाय द वे तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो विंग अपने आप को आराम से संभालते हुए खड़ा होता है और रिस्पेक्टफुली लैन वांगजी की विजन उसको वापस करते हुए फिर वो जैन चैंग के क्वेश्चन का आंसर देता है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं। तो जैन चैंग बोलता है किस मैटर में। उसको जैसे ही ये सुनता है ना कि हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं, तो उसको एक अजीब सा डर लगने लगता है कि कहीं कुछ तो फिर से गड़बड़ तो नहीं होगी, क्या कुछ फिर से बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से खुद विंग और लान वांगजी को यहाँ पे आना पड़ा। तो विंग उसको पूरी मतलब आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो तुम सोच रहे हो, यहाँ बस हम अपने पर्सनल मैटर्स पे बात करने आए हैं। विंग की बात सुनते ही जैन चैंग को थोड़ा बहुत रिलीफ फील होने लगा और उसने चैन की सांस ली, क्योंकि सच में ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो रही थी कि कोई तुम्हारे यहाँ अचानक आ धमके और वो तुमसे बात कहे कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या हमें तुमसे बात करनी है। तो ऑफकोर्स सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद उन सब के माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि क्या कुछ गलत हुआ है, क्या कुछ बुरा होने वाला है, या
हम लोग फिर से किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। यही चीज़ें उन लोगों के माइंड में चलती थी। और ऑफ कोर्स सी बात थी, इस वक्त विंग और वांग जी को वहाँ पे देखने के बाद जैन चैंग की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन विंग के श्योरिटी देने के बाद कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैन चैंग ने भी एक चैन की सांस ली। और वो जो चैन की सांस वो ले रहा था ना, उसी टाइम उसको कुछ स्ट्रेंज फिर से याद आता है और वो पूछता है, एक मिनट, तुम्हारे पास तो तुम्हारी गोल्डन कोर नहीं है ना, तो तुमने लान वांग जी की बिचिन कैसे यूज़ कर ली? तो वो बहुत शॉक्ड एक्शंस के साथ उस वक्त विंग को देख रहा था। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तलवार का यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं उसको ज़्यादा नहीं चला सकता। जितना नॉर्मली मैं पहले चला लिया करता था, मैं उसको उतना नहीं चला सकता। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स 2-4 शॉट्स तो मैं लगा ही सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक प्यारी सी मुस्कान जैन चैंग को दिखाने लगा। जैन चैंग भी अब उन दोनों को ही ग्रेट करता है और रिस्पेक्टफुली अपने घर के अंदर लेके जाता है। वहाँ जाने के बाद वो लोग आराम से चाय पानी वगैरह जो भी होना था वो हो चुका था। और उसके बाद फिर विंग जैन चैंग से बात करना स्टार्ट करता है। विंग जैन चैंग से बोलता है कि इन 10 सालों में हम लोगों ने बहुत सारी दूरियां देख ली हैं। हम लोगों का रिश्ता बहुत बुरी तरीके से बिगड़ भी गया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इस समय से अच्छा कोई और समय हो सकता है। अभी 10 दिनों के बाद ही मेरे और वांग जी की शादी भी होने वाली है। हम दोनों एक साथ रहने का फैसला कर चुके हैं और इसी के साथ हम वांग जी के अंकल को भी मना चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम भी इस रिश्ते को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करोगे। मेरी फैमिली में एक तुम हो और एक सीजे हैं जो कि मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी तरफ से वहाँ पे उस शादी में शामिल हो। जैन चैंग भी इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने भी पिछले 10 सालों में अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस किया था। वो चाहता था कि वो अपने भाई को अपने पास लेके आए, अपने आप से कभी अलग ना होने दे। लेकिन उसके भाई ने वेंस को बचाने के लिए उस सब चीज़ का सेक्रीफाइस कर दिया था। इस कल्टीवेशन वर्ड का तक उसने सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन आज जैन चैंग ने जैसे ही विंग के मुंह से फिर से अपने रिश्ते को सुधारने की बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। और इसके बाद उसने भी विंग की हर एक बात को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकारना सही ही समझा। और इसी के साथ उसने विंग को ये तक श्योरिटी दी कि वो उसकी शादी में उसके भाई की तरह ही वहाँ पे शामिल रहेगा। उसके भाई की जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उनको ज़रूर निभाएगा। यहाँ तक कि उसको लग रहा था कि यहाँ से सीधे वो लोग वापस लैंड सेक्ट ही जाने वाले हैं। तो उसने विंग से ये तक बोला कि वो उनके साथ ही लैंड सेक्ट चलेगा। लेकिन विंग ने उसको इन्फॉर्म करते हुए बोला कि वो यहाँ से जिन सेक्ट जा रहे हैं अपने सीजे से मिलने के लिए, और वो वहाँ से उनको इन्फॉर्म करते हुए उनको अपने साथ ही लैंड सेक्ट तक लेके आएंगे। जैन चैंग ने इस बात पे वो बोलना तो चाहता था कि वो भी जिन सेक्ट आना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि विंग का वहाँ जाना सही है। और जब तक विंग और वांग जी वापस लैंड सेक्ट पहुँचते हैं तब तक वो अपने सेक्ट के सारे कामों को निपटा के बहुत अच्छे से सभी को, जिसको जो जिम्मेदारी देनी है, जिसको जो भी समझाना है, उन सभी को समझा लेगा और उन्हीं के साथ वापस क्लाउड रिसोर्सेस चले जाएगा। इसी के साथ उन लोगों की बातें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ये दिन वो लोग वहीं पे रहने वाले थे, क्योंकि आज यहाँ से फिर जिन सेक्ट जाने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो आज जिन सेक्ट में ही रहेंगे। वहाँ से रहने के बाद वो दिन वहाँ पे गुजारने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उन लोगों की एक नई जर्नी शुरू होती है, एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। आज की जो जर्नी विंग तय करने वाला था ना, वो जर्नी उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि वो जर्नी ही उसे आज उसकी शीजे उसके सिस्टर के पास पहुंचाने वाली थी। और वो सिस्टर उसके लिए सिर्फ एक बहन नहीं थी, कहने के लिए कोई कज़िन नहीं थी। वो उसके लिए उसकी लाइफ में एक माँ का रोल प्ले करती थी, जो हर वक्त उसको समझती थी, लोगों से प्रोटेक्ट करती थी, लोगों से उसके लिए लड़ना भी जानती थी, उसका साथ देना जानती थी, उसके सही गलत को जानती थी और उसे सही गलत समझाना भी जानती थी। हर एक परिस्थिति में उसके साथ रहना चाहती थी, यहाँ तक कि वो अपने ससुराल वालों तक से लड़ी तो सिर्फ अपने भाई के लिए। और वो भाई आज फिर से बहुत बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी जो आज सुधरने जा रही थी। और वो उन चीज़ों को सुधारते हुए बहुत ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि पहले वो लैंड सेक्ट में जाके लैंड चिरेन को मना के आए थे। जंग सेक्ट में आके वो जैन चैंग के साथ अपना रिश्ता ठीक कर चुका था, और अब वो जिन सेक्ट जाने वाला था, जहाँ पे उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी।
और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। उसको आज की इस जर्नी में उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको थोड़ी सी भी थकावट महसूस होने वाली है, क्योंकि सच में वो आज अपने फेवरेट पर्सन से मिलने वाला था। सुबह से शाम हो चुकी थी उन लोग को यात्रा करते हुए, और फाइनली वो लोग लैंडिंग सिटी पहुंच भी चुके थे। विंग आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी सिस्टर को सरप्राइज़ देने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी में भी था, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट इवनिंग हो ही चुकी थी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, और रात होने से पहले ही अपने सिस्टर से वो मिलना चाहता था। और अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने भी लगा था। वांग जी को वैसे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो विंग के लिए वरीड था, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ही सही, लेकिन विंग की जो बॉडी थी ना, वो आज बहुत कम्प्लीटली अभी तक रिकवर नहीं हुई थी। विंग इतनी जल्दी में चल रहा था कि उसे ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही लगे थे जिंक्स के घर पे पहुंचने के लिए, यानी कि जिनका जो महल था ना, वहाँ पे पहुंचने के लिए सिर्फ उसे 20 मिनट में लगे हुए थे। उसे ऐसा लगा था कि वो वहाँ पे जाके अपनी बहन को भी सरप्राइज देगा, जैसे कि उसने जियान चेंग को दिया था। बट वो एकदम गलत था, क्योंकि उसकी सिस्टर पहले से ही एकदम गेट में खड़ी होकर उसके लिए वेलकम करने के लिए वो रेडी थी। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उसकी सिस्टर को आखिर कैसे पता चला कि वो यहाँ पे आने वाला है। क्या जियान चेंग ने उसे बताया? वो बहुत ज़्यादा जो उसे सरप्राइज करने आया था वो शॉक्ड हो चुका था। लेकिन तभी यांगली आगे आगे उससे बताती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे आने वाले हो, इसलिए पहले से ही मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। उसको समझ में नहीं आता कि उसको आखिर कैसे पता चला। तो तब जिन यांगली बताती है कि हमारे घर में बहुत सारी खबरी हैं, जैसे कि आजकल नए नए खबरी बने हैं हमारे बच्चे। विंग को समझ में नहीं आता कि उसकी सिस्टर ने क्या बोला, तो वो पूछता है मतलब। तो जिन यांगली उसको बताती है एक्चुअल में आजकल जो छोटे छोटे बच्चे ये तुम्हारे वहाँ से आने के बाद यहाँ पे छुट्टियों पे रहने के लिए आए हैं, वो आपस में मैजिक के थ्रू ही एक दूसरे से बात किया कर रहे हैं। और तुम्हारे यहाँ आने की खबर पहले ही लैन जिंगी जिनलिंग को दे चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तुमसे मिलने के लिए, और उसने एक्साइटमेंट में हमें भी बता दिया कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। हालांकि हमें ये पता नहीं था कि तुम कब आने वाले हो, लेकिन आज सुबह सुबह हमें ये भी पता चल गया। विंग फिर से कंफ्यूज होकर अपनी सिस्टर से क्वेश्चन करता है कि आज सुबह कैसे, उन्हें ये सब कुछ आज सुबह कैसे पता चला। तो जियान यांगली उसको रिप्लाई करते हुए बोलती है सुबह वहाँ से निकलने से पहले शायद मास्टर लान ने क्लैन लीडर लैन को मैसेज करके ये बता दिया था कि वो वहाँ से निकल चुके हैं जिन सेक्ट के लिए। और ये बात लैन जिंगी को पता चल गई। लैन जिंगी ने जिनलिंग को बता दिया और जिनलिंग ने हमें बता दिया। जिन यांगली बहुत ज़्यादा मतलब स्वीट सी स्माइल के साथ ये सब कुछ बोल रही थी, और विंग फिर से ड्रामेटिकली एकदम बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है मैंने कितने अच्छे से सरप्राइज प्लान किया था, मुझे लगा था कि मैं आपको भी आके यहाँ पे सरप्राइज दूंगा, लेकिन इन बच्चों ने तो मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया, अब मैं क्या करूँ। वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान समझ रहा था कि विंग इस वक्त नौटंकी कर रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर को तो उसको इसी तरह पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता था। उसने विंग को अपनी तरफ खींचा, उसको प्यार से हक किया, उसके बालों को सहलाते हुए उसको बैक को रब करते हुए बोली तुम्हारे यहाँ आने की खुशी फिर भी उतनी ही है जितनी की पहले होती। तुम मुझे अचानक सरप्राइज देते या फिर मुझे पहले से पता था, ये कोई मैटर नहीं करता, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम यहाँ पे आए हो वो जियान। तुम 10 सालों के बाद यहाँ पे आए हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और हम लोग बहुत हैप्पीली इस जगह पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ये उससे भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहते हुए उसने विंग को प्यार से गले लगाया, उसको अच्छे से मतलब ये फील कराया कि वो यहाँ पे आया है, इतना ही काफ़ी है। उसके सरप्राइजेस या गिफ्ट्स या कोई और चीज़ बहुत बड़ी मायने नहीं रखते हैं। अपनी बहन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद विंग सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगा था, और उसकी बहन भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अपने भाई को किस तरीके से फील कराना है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। इसी के साथ उन दोनों की बातें यहाँ पे ख़त्म होती हैं और वो लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाते ही वो सभी लोगों से मिलता है और स्पेशली जिनलिंग से मिलता है। जिनलिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ब्यूरियल माउंट में रहते रहते कभी भी विंग ने उन बच्चों के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया था। उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, खेला करता था, उनको शैतानियाँ सिखाया करता था। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा बिहेव वो किया करता था ना कि वो बिल्कुल उन्हीं की उम्र का है, उनसे कोई अलग नहीं है और वो बिल्कुल वैसे ही रहना भी चाहता था।
और जैसे ही जिनलिंग ने विंग को वहाँ पे देखा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। साथ ही साथ उसने अपने टीचर यानी कि लैन वांगजी को देखने के बाद उन्हें बो डाउन किया, पूरे रिस्पेक्टफुली सैल्यूट किया और उसके बाद अपने अंकल की तरफ दौड़ते हुए आके उनसे प्यार से गले लगाते हुए बोला, मैंने आपको बहुत याद किया विंग अंकल, क्या आप ठीक हो गए हैं? क्या आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं? और लैन अंकल क्या आप भी ठीक हैं? वो उससे भी पूछता है। उसके बाद लैन वांगजी भी जिनलिंग के सर पे हाथ फिराते हुए बोलता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ और बहुत जल्दी ही तुम सभी लोग वापस ब्यूरियल माउंट भी आने वाले हो। ऐसा कहते हुए वो लोग अब अपनी सीरियस बातों पे आ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे आने का मोटिव एक्चुअल में ये था कि वो अपनी शादी के बारे में जेन यांगली को बता सके और उसे इनवाइट भी कर सके। और यही बात विंग ने जेन यांगली के सामने भी रखी। विंग ने जेन यांगली को बताया कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो दोनों अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करेंगे। वो दोनों ही एक दूसरे से अपना लव कन्फेस भी कर चुके हैं और बहुत जल्दी ही वो दोबारा शादी करने वाले हैं। पूरी सभी क्लैंस के सामने, सभी लोगों के प्रेजेंस में, सभी एकदम वैसे ही जैसे कि एक नॉर्मल कपल्स के साथ ही होती है और वो एक दूसरे के साथ ही हमेशा खुश रहना चाहते हैं। जेन यांगली ने जैसे ही ये बात सुनी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसके वुजियान को अगर कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो सिर्फ लान वांगजी है। और लान वांगजी अगर उसकी भाई की लाइफ में रहता है तो ऑफकोर्स सी बात है उसके भाई की लाइफ बहुत प्यारी हो जाएगी, क्योंकि जिस इंसान को तुम चाहते हो अगर वो तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारी लाइफ में आने वाली कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती। वो एकदम नॉर्मल सी परेशानी तुम्हें लगने लगती है, क्योंकि उस हर टाइम तुम्हारे पास कोई ऐसा होता है जो तुम्हें कंफर्टेबल फील कराए, जो तुम्हें ये फील कराए कि तुम लड़ सकते हो, तुम इन सब चीज़ों से हारने वालों में से नहीं हो। और विंग की लाइफ में जो ये इंसान था ना, वो लान वांगजी था और उसकी बहन ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी के साथ विंग ये भी बताता है कि वो कल यहाँ से वापस जाने वाले हैं और चाहते हैं कि आप तीनों भी उन्हीं के साथ चलें, यानी कि जेन यांगली, जिन जिशन और जिनलिंग, वो तीनों को ही अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं था कि वो लोग अपने साथ इनविटेशन कार्ड तक ला सके। और शायद इनकी शादी में बस एक यही चीज़ थी जो स्किप हुई थी, क्योंकि उतना टाइम नहीं था कि इतने सारे कार्ड्स बनाए जा सकें। और उन्होंने इमिडिएटली वहाँ से निकल के सभी सेक्ट, मतलब जैन सेक्ट और जिन सेक्ट दोनों में ही जाने का प्लान किया था, तो वहाँ पे इतनी जल्दी कोई भी इनविटेशन कार्ड रेडी नहीं हो सकता था। इसलिए विंग ने उनको अपने मुंह से ही इनवाइट किया था, और जो कि एक इनविटेशन कार्ड से तो अच्छा ही होता है। तो इस बात पे जिन जिशन आंसर करते हुए बोलता है कि उसको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि सेक्ट को इतनी आसानी से छोड़ना उसको अच्छा नहीं लग रहा था और इस सेक्ट में अब कोई था भी नहीं जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता था। इसलिए उसे कुछ टाइम लगेगा लोगों को समझाने के लिए, इस लोगों को सावधान करने के लिए, और किसी को ढूंढना पड़ेगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, वो जिसको जिम्मेदारी दे सकता है, ताकि लैंड सेक्ट में उन दोनों की शादी अटेंड करते वक्त उसको किसी बात की टेंशन ना रही, कोई चिंता ना रही कि उसका सेक्ट किस हालत में होगा, क्या वहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही होगी या फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही होगी। तो ये सब चीज़ें सोचने से अच्छा है कि वो चाहता था कि वो यहाँ पे प्रिपरेशंस कर ले, लेकिन उसने यांगली और जिनलिंग को उसके साथ ले जाने के लिए बिल्कुल अलाउ किया था और उसने बोला था कि वो भी वहाँ पे जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेगा। इसी के साथ उन लोगों का ये टाइम भी निकल चुका था और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी यानी कि चारों के चारों इस वक्त लैंड सेक्ट को निकलने के लिए तैयार थे। मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लैन वांगजी और विंग चाहते हैं कि उनकी शादी के टाइम पे वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करे, इसलिए वो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रहे हैं और जल्दी से जल्दी लैंड सेक्ट वापस जाना चाहते हैं। तो कोई भी मुझे ब्लेम ना करे। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद लगभग इवनिंग तक वो लोग क्लाउड रिसेसेस पहुँच चुके थे, क्योंकि 7 बजे के बाद उन्हें क्लाउड रिसेसेस में एंट्री नहीं मिल सकती थी और वो नहीं चाहते थे कि इस टाइम पे वो कोई भी रूल तोड़ दे। इसलिए वो लोग पैदल तो चले ही थे, साथ ही साथ में यांगली ने जिनलिंग को लेके और वांगजी ने विंग को लेके अपने अपने तलवारों पे भी सफ़र किया था। और लगभग 7 बजने से पहले ही वो क्लाउड रिसेसेस के एंट्रेंस पे थे और लगभग आधे घंटे के बाद वो पूरी तरीके से क्लाउड रिसेसेस में थे। इसके बाद वहाँ पे चलते ही वो देखते हैं कि क्लाउड रिसेसेस में भी एक अलग ही तरीके का कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जोर शोर से शादियों की तैयारी चल रही थी।
और विंग और वांग जी ये देखने के बाद ना और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों की शादी बिल्कुल वैसे ही होने वाली थी जैसे कि उन्होंने प्लान की थी। क्लाउड रिसेस पहुंचते ही यांगली को रेस्ट के लिए भेज दिया गया था और विंग और वांग जी दोनों ही इस वक्त जेओजुन से मिलने जा चुके थे, क्योंकि विंग जानना चाहता था कि उनकी जो शादी की तैयारियां चल रही हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं। भले ही वांग जी भी जानना चाहता था, लेकिन अपने भाई के सामने ये कन्फेस करने में उसको थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने सिर्फ विंग का नाम लगा के ही यहाँ पे सारी बातें बोल दी थी। जेओजुन के पास जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ बाकी बचे जो छोटे क्लैंस हैं वहाँ पे जाके इनविटेशन देना बाकी है और बस उनके जो कपड़े आने हैं वो बाकी हैं। कपड़ों का काम इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि विंग और वांग जी वहाँ पे थे नहीं और कपड़े उन्हीं के फिटिंग से बनने थे। दूसरा, इनविटेशन का काम इसलिए नहीं हो पाया था कि एक इंसान एक दिन में एक ही सेक्ट में जा पा रहा था, जिसकी वजह से उस इनविटेशन के लिए सिर्फ 5 लोगों को लगाया गया था और लगभग एक दिन में सिर्फ 5 ही लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा था। तो इस बात पे विंग बोलता है कि अब हम लोग वापस आ चुके हैं तो कपड़ों का काम तो कल से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन इनविटेशन का जो काम है मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं वेनिंग को यहाँ पे बुला लूँ। उसकी स्पीड बहुत अच्छी है तो वो बहुत जल्दी इस सारे काम को कर भी लेगा। इस बात पे जेओजुन हामी भर देते हैं और उसको अगले दिन अपने लिए जो कपड़े उन्होंने सिलवाने थे उसकी फिटिंग देने के लिए भी बोल देता है। वांग जी और विंग लेन सिचेन की इस बात से एग्री करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने कपड़ों को सिलवाने के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं और अगर उनका टेलर दिन रात काम करेगा तो ही 7 दिनों में उनके रोप्स बन पाएंगे। तो वो लोग जेओजुन को श्योरिटी देते हैं कि वो कल सुबह सुबह जाके ही वहाँ पे मतलब अपने लिए रोप्स की फिटिंग्स दे देंगे। इस बात पे अब जेओजुन उनसे बोलते हैं कि वो लोग थक गए होंगे और उन्हें वहाँ से अब रेस्ट के लिए चले जाना चाहिए। वो दोनों फिर से जेओजुन की बात मानते हुए शांति से उनके रूम से बाहर निकलते हैं और जिनसी की तरफ निकल पड़ते हैं। लगभग 6 दिन निकल चुके थे और बस एक ही दिन बचा था अब उन दोनों की शादी के लिए। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे। उन लोगों की जो फीलिंग्स थी ना वो बहुत बहुत अजीब थी। इस वक्त उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ के लिए एक्साइटेड है और किस वजह से वो नर्वस हैं। उन दोनों की फीलिंग्स ना बिल्कुल ऐसी हो रखी थी जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलने वाले हैं, पहली बार एक दूसरे को देखने वाले हैं। शायद आज तक उन लोगों के बीच में कोई स्किन टच नहीं हुआ है, कभी किसेस नहीं हुए हैं और वो दोनों ना अब एक दूसरे को देख देख के ही शर्माने भी लगे थे। पिछले 6 दिनों में विंग और वांग जी एक ही रूम में नहीं रह रहे थे। विंग के लिए एक अलग रूम प्रिपेयर करा दिया गया था और मोस्टली उन दोनों के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो दोनों बहुत अच्छे से बैठ के आराम से एक दूसरे से बात कर सकें, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपनी शादियों की तैयारियों में भी लगे हुए थे। वैनिंग भी वहाँ पे पहुँच चुके थे, जैन चैंग भी पहुँच चुका था और जिन जिशन भी पहुँच चुका था और लास्ट में जो पहुँचा था वो था निये हेसांग और उसका हमेशा की तरह यही कहना था कि वो सेक्ट के काम में बिजी था। भले ही वो बात अलग है कि उसके सेक्ट में कोई इतना काम होता ही नहीं था। आज इवनिंग तक विंग और वांग जी के रोप्स भी आ चुके थे और सभी लोग उन्हें देखने के लिए भी एक्साइटेड थे। वैसे तो इस बात पे माना जाता था कि दुल्हन और दूल्हा दोनों ही अपने जो रोप्स होंगे उनको नहीं देखेंगे, वो सिर्फ शादी के टाइम पे ही उनको देख सकते हैं या फिर जब वो शादी के लिए तैयार हो रहे होंगे तब देख सकते हैं। लेकिन जब ये शादी ही इतनी यूनिक है तो अब कौन सी बात है, इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ जाता। विंग और वांग जी दोनों ही इस वक्त अपने रोप्स को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही रोप्स खुलते हैं तो वो दोनों ही रोप्स लड़कों वाले रोप्स थे। तो इस बात पे जेओजिन विंग से क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं, मुझे तो लगा था कि इनमें से एक लड़की वाला रोप होगा और एक लड़की वाला रोप होगा। मुझे लगा था कि तुम दोनों में से कोई एक मतलब वेल वगैरह पहन के बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि एक लड़की सज धज के एक दूल्हे के सामने जाती है। तो इस बात पे विंग को थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो इस बात को अभी तक किसी को नहीं समझा पा रहा था कि वो लड़के हैं और दो लड़के ही आपस में शादी कर रहे हैं। तो इस बात पे उन लोगों को सिंपली क्यों समझ में नहीं आता है कि हम दोनों के लिए लड़की होना ज़रूरी नहीं है, हम दोनों लड़के होते हुए भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, मैंने ये कब कहा कि हम में से कोई एक लड़की वाला रोल प्ले करेगा। हम दोनों ही लड़के हैं तो अब कौन सी बात है, हम दोनों को एक सेम जैसे ही रोप भी पहननी चाहिए। हम दोनों ही सेम जेंडर को बिलोंग करते हैं और सेम जेंडर वाले हैं। हम दोनों शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जेंडर ही चेंज कर दें।
और मैं और लांजान दोनों ही लड़कों के रोब पहन के ही शादी करेंगे। ये अनाउंस उनसे उसने जैसे ही सबके सामने किया ना, जियोजुन को एक रिलीफ फील होता है कि विंग कभी भी उसके भाई को कुछ ऐसे ट्रीट नहीं करने वाला जैसे कि वो अपनी वाइफ बना के उसको रखने वाला है। कहीं ना कहीं जैन यांगली भी इस डिसीजन से विंग के बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी अपने अपने ब्रदर पे, कि एटलीस्ट उसको ये समझ में आया कि उसने सच में एक लड़के से प्यार किया है और उस लड़के का उसके लिए एक लड़की की तरह रोल प्ले करना ज़रूरी नहीं है। वो लड़का है और वो लड़का ही रहेगा लाइफ टाइम। लैन चिरैन भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सच में वो यही ऐसा ही इंसान अपने नेफ्यू की लाइफ में चाहते थे जो उसकी हर एक बात को समझे। अगर वो नहीं भी बोल रहा है तो भी अपने मुंह से उसके नेफ्यू की बात अपने मुंह से निकाल दे। और इस बात से वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। लगभग वहाँ पे बैठे हर एक इंसान खुश था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील कर रहा था कि फाइनली तो ऐसे इंसान मिल रहे हैं जो एक दूसरे को सच में बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के या फिर कोई डिजायर्स के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इन सब को छोड़ के इस वक्त एक तरफ था लान वांगजी, जो कि इस वक्त वो भी सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। उसका मन विंग की सारी बातें सुनने के बाद ना ऐसा कर रहा था कि वो जोर से दौड़ते हुए विंग के पास जाए, टाटे इसको हग करे और अपनी जो फीलिंग्स अभी उसके अंदर उमड़ रही है ना उनको एक्सप्रेस कर दे। क्योंकि उसके हिसाब से सच में उसने ये फील किया था कि शायद विंग उसको एज ए बॉटम ही ट्रीट करेगा, जैसे कि उसने पहले उसको लगा था कि जिस तरीके से विंग ने उसके साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड की थी, हाँ उतनी क्रूरल तरीके से वो नहीं करेगा, बट होगा वही कि वो ही उसका बॉटम का रोल प्ले कर रहा होगा। सब जगह उसको एज ए उसकी वाइफ ही बैठना पड़ेगा। भले ही वो लड़का है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके रियलिटी में मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विंग ने जो कुछ भी इस वक्त बोला था उसको सच में यही फील हो रहा था कि नहीं, जो वो है वो लाइफ टाइम वैसा ही रहने वाला है। वो एक लड़का है, उसकी आइडेंटिटी लाइफ टाइम एक लड़के की ही रहेगी। ये मीटिंग भी यहाँ पे ओवर हो चुकी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो आने वाला था वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी होने वाले थे और इस वक्त उनके पास इतना टाइम नहीं था कि रात रात भर बैठ के आराम से गप्पे सप्पे लड़ा सके, क्योंकि कल का जो समारोह था वो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला था और उसके लिए हर किसी को एनर्जेटिक रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। धीरे धीरे करके हर कोई अपने अपने रूम्स में जाने लगा था। वांगजी भी जा चुका था और लगभग सारे लोग जा चुके थे। लास्ट में जियोजुन और विंग ही वहाँ पे रह चुके थे, क्योंकि उन दोनों को ही कल के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस करना था। वांगजी को रेस्ट करना ज़रूरी था, ये सोच के विंग ने उसको पहले जाने के लिए बोल दिया था, वरना उसका भी इस डिस्कशन में होना ज़रूरी था। लेकिन फिर भी विंग का वहाँ पे होना ही इनफ था, इसलिए उसने वांगजी को भेज दिया था जियोजुन के साथ बातें करने के लिए और कल का क्या चीज़ कैसे होने हैं हर एक चीज़ को डिस्कस करने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद वो भी वहाँ से जा चुका था। मीटिंग रूम जियोजुन के रूम के ही आसपास था, जिसकी वजह से जियोजुन अपने रूम में जल्दी पहुंच चुके थे। लेकिन विंग को थोड़ी दूरी पे जाना था। विंग अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसको फील होता है कि किसी ने बहुत जोर से उसको अपनी तरफ खींचा और बहुत टाइटली पकड़ लिया है। वो एक पल के लिए चिल्लाने के लिए तैयार था कि अचानक ये क्या हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसको फील हो चुका था कि उसे किसने टच किया है या उसे किसने पकड़ा है। और थोड़ी ही देर के बाद वो रिलैक्स होके जिस इंसान ने उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था उसको उसी टाइटनेस के साथ वो भी अपनी बाहों में ले चुका था। थोड़ी ही देर के बाद वांगजी ने बहुत शांति के साथ उस हक को ब्रेक किया और बहुत स्वीट सी वॉइस के साथ बोला, थैंक यू। विंग की कानों में जैसे ही वॉइस गई ना, उसको ऐसा फील हो रहा था कि मानो उसकी जो मतलब जिस चीज़ के लिए वो वेट कर रहा था ना, वो थैंक यू का वेट नहीं कर रहा था, वो वांगजी के शब्दों का वेट कर रहा था। और उसका वेट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा था, वो इंतज़ार उसका ख़त्म होने को आया था। उसने वांगजी के जस्ट कान के बगल पे जाके अपने होठों को मूव करते हुए बोला, और ये थैंक यू किसके लिए? तो वांगजी ने भी सेम वैसे ही विंग के ही कानों के पास जाके अपने होठों को मूव करते हुए बोला, मुझे नहीं पता। विंग ने वांगजी को अपने से थोड़ा सा दूर करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम मुझसे थैंक यू बोल रहे हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम ये थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तो वांगजी रिप्लाई करते हुए बोलता है, तो मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इस वक्त मैंने किस रीजन के लिए थैंक यू बोला। बस मुझे लगा कि तुमसे थैंक यू बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वांगजी ने ये मतलब एक अलग ही लहजे में बोला था। ऐसा लग रहा था कि उसको मतलब जो जो उसने थैंक यू बोला है ना, उसके ऊपर भी वो विंग पे एहसान किया था। विंग वांगजी के
प्यारे से फेस को देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों की सोल एक दूसरे के साथ स्विच कर गई है? तो वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, हम दोनों की सोल एक ही है, उसको स्विच करने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा कहते हुए वांग जी ने एक प्यारा सा छोटा सा और स्वीट सा किस विंग के लिप्स पे कर दिया था। विंग ने जैसे ही महसूस किया कि वांग जी के लिप्स ने उसके लिप्स को अटैच किया है, तो उसने वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए वही छोटा सा किस फिर से वांग जी के लिप्स पे किया। वांग जी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने फिर से किस रिप्लाई किया। अब वांग जी ने किस रिप्लाई किया है तो ऑफकोर्स सी बात है विंग भी किस रिप्लाई करेगा। तो इन दोनों को ऐसा किसिंग सेशन का चलने देते हैं और हम इस पार्ट को आज यहीं पे खत्म करते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी व्यूअर्स को, सभी लिसनर्स को कल के इन दोनों की शादी में बहुत 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 प्यार से तहे दिल से आप सभी को इनवाइट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी इन सभी की शादी में उपस्थित होकर इन दोनों को ब्लेसिंग्स देंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो आज के पार्ट में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।